हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी डाटा फैक्ट्स को रिवाइज कैसे किया जाता है बाय द मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल। ठीक है ना। आप इस वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा या फिर कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाओगे आप, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लीव कर देना। इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना बेट करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आने वाला है इसमें। ठीक है ना। इससे आपको बेनिफिट 100% होगा। इसको मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिकली। आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स लाइक इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. आई हैव क्वालिफाइड BPSC 67 prelims. I have written mains there also with electrical engineering as an optional. Also, I have qualified GATE with 95 plus percentile. That is, I am a rank holder, good rank holder in that. And with all the experience that I have also qualified UPPCL, UPCL and all exams based on electrical engineering segment. If you want, then I can deliver what is the real actual active recall means. So stay tuned with in this video is going to be very short, not very much lengthy. बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, अब छोटा सा ही वीडियो होगा, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। लेट्स कंटिन्यू विथ हाउ टू रिवाइज अ थिंग एक्टिव रिकॉल। ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देके सिखाऊंगा। 1857 की कोई टॉपिक उठा लेते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की 1857 की टॉपिक उठाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कैसे रिकॉल करना है। ठीक है, किस तरीके से रिविजन सेगमेंट में लाना है। ठीक है ना। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझ लीजिए आप। तो एक्टिव रिकॉल क्या होता है ना, एक्टिव रिकॉल को हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को आप जैसे एक बार पढ़ लिए, फर्स्ट रीडिंग दिए, सेकंड रीडिंग दिए, थर्ड रीडिंग दे दिए। ठीक है। उसके बाद उस कंटेंट को क्लोज करके, अपने आईज क्लोज करके या फिर सामने एक नोट्स रख के, विदाउट इवन लुकिंग एट द कंटेंट, आपको उसको फिर से रिविजिट करना है। ठीक है ना। अपने मैप में उसको रखना है। ठीक है। आपको उस चीज़ को, उस कंटेंट को बिना देखे रिकॉल करना है कि आखिर मैंने जो याद किया वो मुझे याद है भी कि नहीं। ठीक है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इन चीज़ों को, वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ऑलरेडी हमारी शेड्यूल चल रही है, उसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का पार्ट किया 1905 से 17 तक कर रखा है अभी तक। उसमें एक टॉपिक में उठाता हूँ 1857। ठीक है। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी इंडिया में। ठीक है ना। इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको मैं, अगर मुझे अभी रिवाइज करना है मान लीजिए लाइव, ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिवाइज करूँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है ना, इसको मैं 1857 लिखा, फिर मुझे ये रिकॉल करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में चला गया, मैंने एक्टिवली रिकॉल किया इस चीज़ को कि इसी 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन रिवॉल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है। अच्छा, अब हमें इसमें फैक्चुअल डेटाबेस को इंक्रीज करना है। अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मुझे अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करना है। मतलब मैंने इसको पढ़ा है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने इसकी स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और एक बार नहीं, लगभग 3-4 बार पढ़ रखी है इस टॉपिक को। ठीक है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने एक्टिवली रिकॉल करने की इसको। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो मेरा जैसे मैं स्टार्ट किया 1857, तो सबसे पहला चीज़ मुझे मेरे दिमाग में क्या आया, ठीक है ना, कि उस वक्त जो ब्रिटेन के जो पीएम थे ना, वो कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था। तो उस वक्त के ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। तो पामस्टॉन, ये याद रहा। ठीक है, ये मुझे याद था। ठीक है। लेट्स से कि आप नहीं याद रख पा रहे हो, तो आपको याद अगर नेम नहीं है तो आप एक ट्रिक बनाते। कब? जब आप पढ़ रहे थे तब आप बोलते 1857 रिवोल्ट वॉज जस्ट लाइक अ स्लैप ऑन इंडियन फेसेस। ठीक है। जस्ट लाइक अ स्लैप ऑन इंडियन फेसेस, जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं वो रिवोल्ट कर दिए। स्लैप मीन्स यू विल यूज योर पाम। ठीक है। तो पामस्टर्न। ठीक है। तो ऐसे मैं याद करता हूं, कोरिलेट करके, डिकोड करके, जिससे मुझे याद रहता है चीज़ें। ठीक है। तो ब्रिटिश पीएम पामस्टर्न थे, ये पहला टॉपिक होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक्टिवली रिकॉल करके पूरी की पूरी टॉपिक को रिवाइज करेंगे आराम आराम से। समझना है किस तरीके से कर रहा हूं मैं। डिले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है कि इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, उस वक्त अगर हम बात करें क्वीन की, ठीक है ना, ब्रिटेन की क्वीन की बात करें तो वो विक्टोरिया थी। ठीक है। अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात कर लें तो वो कौन थे? कैनिंग थे। अच्छा, आपको टाइमलाइन तो याद होगा, कैनिंग थे, लेकिन मैं अभी अभी आपको एक ट्रिक दे सकता हूं। कैनन क्या होता है? कैनन एक वो होता है ना, जिससे हम लोग वो करते हैं,
अटैक करते हैं, ठीक है, तोप। तो आप याद रख सकते हो ना कि 1857 रिवोल्ट जो था वो काफ़ी इंटेंसिफाइड रिवोल्ट था, तो वहाँ पे कैनन का यूज हुआ था, इसलिए कैनिंग थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उस वक्त जो इंडियन एम्पेरर थे वो कौन थे। वो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, जफर भी कह लो या बहादुर शाह सेकंड भी कह लो, दोनों उन्हीं का नाम था। क्लियर है? उसके बाद इस पूरे रिवोल्ट को 1857 का जो रिवोल्ट हुआ ना उसको एक सिंबल से दिखाया गया था, ठीक है। तो वो क्या था? लोटस एंड ब्रेड, मतलब रोटी से, ठीक है। तो इतना तो मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं कि इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट, पहली जो इंसिडेंस हुई थी उसकी। तो आप क्या याद करोगे? अच्छा, लगभग 12 मई 1857 को, ठीक है ना, लाल किले पे, रेड फोर्ट पे अधिकार किया गया था, ठीक है ना, एकदम याद रखना है। और जब ये केसेस हो रहे थे ना, तो अब मैं याद करता हूं कि चलो ये तो इंडियन साइड से हो रहा था, तो ब्रिटिश वाले, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो कर क्या रहे थे? तो वो इलाहाबाद में ऑफिस में बिजी थे कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो जब ये सब चल रहा है इंडिया में, तो ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो इलाहाबाद में उनका हेडक्वार्टर था। और ये हेडक्वार्टर जो था ना वो इमरजेंसी हेडक्वार्टर था। आप देख रहे हो, मैं बस कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, मुझे अभी कुछ नहीं याद है, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट बना के धीरे धीरे चीज़ों को पहुंच रहा हूं। अगर मुझे मेंस भी लिखना है तो मैं इससे लिख दूंगा, ठीक है। इतना तक आ गया। अब एक चीज़ समझिए, कुछ लोग थे एग्जाम में ये कुछ पूछता है कि आखिर 1857 के रिवोल्ट को अलग अलग नेम दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा। अब जो मुझे याद है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक तो समझ लीजिए आरसी मजुमदार जी थे, ठीक है। उनका कहना था ना तो ये प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, दैट इज नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल दैट वाज, ठीक है। तो इसको मैं कैसे याद किया हूं? आरसी मजूमदार। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि एक मजनू जी थे, मजनू भाई। वो क्या किए, उनको ये रिवोल्ट लगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा अपनी, समझ लो कि फ़ोन में बिजी थे अपने, ठीक है। तो उनको ये रिवोल्ट के बारे में पता भी नहीं चला, तो वो स्टार्ट कर दिए ये कोई राष्ट्रीय नेशनल रिवोल्ट है ही नहीं, ठीक है ना। एक कहा गया था रिलीजियस वॉर, ठीक है, रिलीजियस वॉर। तो रिलीजियस में रिज आ रहा है, रिज, REG, तो ये कहा गया था रिज के द्वारा, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको VD सावरकर जी के बारे में तो पता ही होगा। आप मुझे बताओगे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो VD सावरकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। इन्होंने कहा था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा, एक दो और बता देता हूं, जैसे द स्ट्रगल बिटवीन बार्बेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। देखिए ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि मैं आपके घर में आता हूं, आपकी रखी राशन खाता हूं, आपके घर से आपको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता हूं, आपके यहाँ से रॉ मटेरियल को मैं एक्सट्रैक्ट करके विदाउट एनी टैक्स पे आई विल कीप दैट थिंग इनटू ब्रिटेन, एंड देन उसके बाद मैं आपके द्वारा बनाए गए चीज़ों पे, आपके यहाँ आके आपके ही लोकेशंस पे मैं टैक्स लगाऊंगा। क्लियर है? मतलब सारा काम मैं आपको लूट रहा हूं, ठीक है। और अभी क्या कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बाद में कि मैं आपको कल्चरली स्ट्रांग बना रहा हूं, मैं आपको कल्चरली स्ट्रांग बना रहा हूं। हालांकि कुछ चीज़ें थी हमारे यहाँ गलत, जैसे सती प्रथा 1829 विलियम बेंटिक, ठीक मानता हूं मैं थी, जैसे अनटचेबल्स वाली जो इशूज़ थी बिल्कुल थी, ठीक है ना। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं था कि आप हम पे राज करके हमें और ओवर एक्सप्लॉइट करो। देखिए ब्रिटिश का कभी भी ये एम नहीं था कि हमें वो सेव करें, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, द स्ट्रगल बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये कहा गया था होम्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हुई, ठीक है। और
इससे मुझे क्या रिकॉल हो गया कि 1857 को किन्होंने क्या कहा, क्लियर है। अब मैं और आगे बढ़ूंगा, अब मैं थोड़ा सा प्लॉट तैयार करूंगा। कैसे? इसका रीजन, आखिर हमें रीजन तो पता होना चाहिए ना, रीजन तो पता होना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी रीजन होती हैं। एक तो कमर्शियल रीजन होंगी, कमर्शियल पर्पस होंगे, ठीक है, जो व्यापारियों के द्वारा होगा कारण। कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होंगे, ठीक है, कुछ सोशियो रिलीजियस रीजन भी होगा, इसका मतलब जैसे सती प्रथा को बैन कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे एक गोंड ट्राइब्स थी, रहती हैं मध्य प्रदेश के एरिया में मान लीजिए, तो वो लोग अपना खुद का बलि कर देते थे, मतलब खुद को अपने अपने गॉड के आगे समर्पित कर देते थे, गले अपना गला काट के। तो ये था ना, इसको बैन किया गया था किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब गोंड जो ट्राइब थी उनका कहना था कि ये हमारे रिलीजियस कल्चर में इंटर कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस शुड नॉट बी देयर, ठीक है ना। हालांकि ये पॉजिटिव काम है, उनका करना एकदम सही था, बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे तिलक, ठीक है ना, वो इस बात से खुश नहीं रहते थे कि वाई ब्रिटिशर्स आर इंटरफेयरिंग इन आवर रिलीजियस थिंग्स। हालांकि उनका ये नहीं मानना था कि सती प्रथा, विडोडी मैरिज करेक्ट है, सही है अपनी जगह पे, बट उनका ये कहना था कि इनको इंटरफेयर नहीं करने देना है, ठीक है ना। चलिए, एक तो सोशियो रीजन हो गया, फिर देखिए कौन कौन सा रीजन हो गया, सोशियो रीजन हो गया, पॉलिटिकल रीजन हो गया, कमर्शियल रीजन हो गया। और क्या रीजन हो सकता है? तो एक तो आप समझ लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इमीडिएट कॉज, तो एक इमीडिएट रीजन भी हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ मिलिट्री रीजन याद ही होगा आपको, ठीक है ना, जो गन था जिसपे सुअर और गाय के मांस का चर्बी यूज होता था, ठीक है ना। फिर ये आपको ये रीजन्स हो गया। अब मैं इस पे, ये रीजन्स मुझे पता चल गया, अब मैं इस पे थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता हूँ कि हाँ आखिर हुआ क्या क्या था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कुछ इकोनॉमिकल रीजन की, तो आप लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो 1913 वाली थी वो, फिर आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट जो था उनका, फिर फेमाइन जो आया और इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ही क्राइसिस झेलना पड़ रहा था उस वक्त, ठीक है ना। अगर हम लोग पॉलिटिकल रीजंस की बात कर लें तो थोड़ा सोच के देखो, पॉलिटिकल रीजन में कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल मुगल्स इन्वॉल्व होंगे उस वक्त, तो इंसल्ट्स ऑफ मुगल्स, ठीक है। फिर डलहौजी सीज, एक रिकमेंडेशन आया था, इमाम जो कमीशन होता था ना इमाम के लिए, उसको सीज कर लिया था डलहौजी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। फिर आपसे एक समझ सकते हो, अगर हम लोग सोशियो रिलीजियस कॉज की बात करें तो एक चार्टर एक्ट 1813 में आया था, ठीक है ना, जो कि अलाउ किया था किसको? क्रिश्चियंस मिशनरीज को, कि अपने रिलीजन को प्रोपगेट करो इंडिया में। प्रोपगेशन का मतलब आप बढ़ाओ, जो कि आज भी चलता है, ठीक है ना। देखिए इस्लाम इज़ द नॉट, कहने को इस्लाम बदनाम है बहुत ज़्यादा कि धर्म परिवर्तन, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, या फिर हिंदुइज्म, लेकिन देखा है तो क्रिश्चियनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा किया है, मतलब कन्वर्सन मिशनरीज में। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो रेडिकल बनाते हैं, ऐसे रेडिकलाइजेशन पे उनका कोई वो नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए, और कुछ पॉलिटिकल रीजन्स और जान लेते हैं। सब्सिडियरी ट्रीटी था, एक लैप्स ट्रीटी था, ये सब के बारे में आपको देखना होगा। स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी मेरी शेड्यूल चल रही है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ कॉजेज हो गए, ठीक है ना। और अगर हम लोग रिलीजियस कॉज की देख लें तो मिशनरीज वाला तो था ही, एक था लैक्स ल्यूके एक्ट ऑफ 1850, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या था? रिलीजियस कन्वर्सन अदर देन क्रिश्चियनिटी विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। अब इसी में कुछ आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आ गया, करप्शन हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम हो गया, इंडियंस वेर नॉट इन्वॉल्व इन द जुडिशियल सिस्टम, तो ये सब तो था ही, इसकी वजह से ये चीज़ फैलना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये जो था ना, धीरे धीरे स्टार्ट नहीं हुआ था, बहुत ही स्लगिश प्रोसेस था, लेकिन ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इमीडिएट रीजन की, ठीक है ना। इमीडिएट रीजन का देखिए, दिसंबर 1856 को गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था, किसके लिए? तो एक एनफील्ड राइफल है, ठीक है, एनफील्ड राइफल के लिए। किसकी रिप्लेसमेंट थी ये थी आपको ओल्ड आयरन गन, उसकी रिप्लेसमेंट थी, ठीक है। अब इसमें होती थी, इसके ऊपर वाले पार्ट में कार्ट्रेज होती थी, ठीक है, जिसको रिमूव करके कट किया जाता था माउथ से, ठीक है ना। और ये कहा जाता था कि उस कार्ट्रेज जो बनी होती है वो काऊ और पिग के फैट से बनी होती है, जो कि हिंदुइज्म में एंड इस्लाम में
एंड मुस्लिम कम्युनिटी में, दोनों में वो रिलीजियस सेंस से देखा जाता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे ये पता चल गया, मैंने बैकग्राउंड रिवाइज किया इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से आया था हमारा पूरा 1857। अब मैं थोड़ा और चलूँगा, ठीक है ना। चलने के बाद सबसे पहले मुझे एक चीज़ याद आना चाहिए कि 34th रेजिमेंट, मंगल पांडे, ठीक है ना, ये याद आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये लेफ्टिनेंट वॉग एंड मेजर सर्जन ह्यूक्सन को शॉर्ट कर दिए थे। वॉग एंड ह्यूक्सन को मैं एक बार नाम लिख देता हूं ताकि मुझे भी याद आए फिर से, वॉग एंड ह्यूक्सन। देखिए कुछ स्पेलिंग एरर हो सकता है क्योंकि मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूं, एरर हो सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूक्सन इसको शॉर्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 8 अप्रैल 1857 को, क्लियर है। और उसके बाद इस 34वीं जो रेजिमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया था। तो मैं इस तरीके से ही मूव करता हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? 1857, अब देखिए 8 तारीख को इनको फांसी दिया गया ना, तो लोग 2 दिन वेट किए, दुख में थे। 2 दिन के बाद 10 अप्रैल को, ठीक है ना, मेरठ से एक रेजिमेंट चली और उन्होंने कहा कि हम लोग भी कारतूस यूज नहीं करेंगे, तो स्प्रेड हुआ मेरठ से, ठीक है ना। तो आप एक कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो ना कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, अगर आप इसको एक सेगमेंट में डालने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिर 10 के बाद क्या होता है? 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करते हैं लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए, पहले इंट्रोडक्शन हुआ किसका? न्यू एनफील्ड राइफल का। फिर 29 मार्च 1958 को किसका? वॉग एंड ह्यूक्सन गॉट किल्ड, वॉग प्लस ह्यूक्सन गॉट किल्ड। फिर मेरठ का रिफ्यूजल, सोल्जर्स जो लोग रिफ्यूज कर दिए थे। उसके बाद फिर 10 मई को मेरठ से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, रिवोल्ट। और 12 मई को दिल्ली पे कब्जा किया गया था। तो देखिए मैं इस तरीके से ही रिकॉल करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अब क्या करूँगा मैं, जैसे मैंने ये रिकॉल कर लिया, अब मैं जाऊँगा अपनी नोट्स या फिर स्पेक्ट्रम खोलूँगा, मैं देखूँगा कि मेरा डेट वेट मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा इतना टाइम लगा कि अगर रिवीजन करोगे तो फिर पढ़ोगे कब, ऐसा नहीं है। मैं इसको 3 मिनट में नहीं 1 मिनट में रिवाइज कर सकता था, डेट वाइज लिख करके। जैसे रेजिमेंट याद होना चाहिए, कौन मरे थे मंगल पांडे के द्वारा, ह्यूक्सन एंड रॉस, वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सी इन्फेंट्री थी, कौन सी बंदूक का नाम क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर किसने क्या कहा था इसको, कौन सी क्वीन थी, कौन से किंग थे, पामस्टॉन थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक्टिव रिकॉल करते हैं। अगर आपको मेरे शेड्यूल के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए, मैं इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। अभी इसके साथ तो ये तो लाऊंगा ही, इसके साथ मैं इसकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव पोर्शन कराऊंगा पूरी की पूरी मैं खुद से, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिवाइज अ थिंग। हर चीज़ को साइंटिफिकली करना है, ठीक है ना, जिस चीज़ से ये पता चले कि हमारा जो चीज़ हो रहा है वो कंप्लीट फिनिश होना चाहिए। कभी भी कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है अगर नहीं पूरा करना है तो छोड़ दो, करना है अगर तो उसको फिनिश करना है, ठीक है ना। थैंक यू।